अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। देखो भू आकृतिक प्रक्रिया, भू का मतलब धरती, आकृति का मतलब आकार देने वाला, और प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे धरती में आकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रिया। आप देखते होंगे हमारे पृथ्वी में पर्वत बन रहा है, तो पर्वत बन रहा है किस प्रोसेस से, भू आकृतिक प्रक्रिया से। हमारे पृथ्वी में कहीं पर समतल मैदान बन रहा है, कौन सा प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रिया। कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट आ गया, भू आकृतिक प्रक्रिया। कहीं पर जमीन में दरार पड़ गया, भ्रंश पड़ गया, कौन सा प्रक्रिया, भू आकृतिक प्रक्रिया। तो पृथ्वी में जहां पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है वो कौन सा प्रक्रिया होता है, भू आकृतिक प्रक्रिया। जहां भी परिवर्तन, भू आकृतिक प्रक्रिया। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहां पर देखो पृथ्वी, इस पृथ्वी में दो तरह की प्रक्रियाएं होंगी। भू आकृतिक प्रक्रिया दो तरह का होगा, एक होगा जो कि बाहर से होगा, बाहर से, जैसे इस धरती के बाहर में नदी बह रही है, इस धरती के बाहर में हवा बह रहा है, इस धरती के बाहर में समुद्र का लहर जमीन पर पड़ेगा, हो कि नहीं होगा। बर्फ ऊपर से नीचे खिसक रहा है, तो नदी, हवा, समुद्र का लहर, बर्फ, इन सब के वजह से जो कि बाहरी कारक है, ये अंदर से हो रहा है कि बाहर से, बाहर से, जो कि बाहरी कारक है, इस धरती के भू आकृति में परिवर्तन लाएंगे। जैसे मान ले पर्वत यहाँ पर खड़ा है, नदी बहेगी तो नदी क्या करेगी, पर्वत को काट छाट के छोटा कर देगी। हो सकता है पर्वत को पठार में बदल दे, है कि नहीं। या फिर कोई गड्ढा वाला जमीन है, नदी बह रही है, नदी क्या करेगी, गड्ढा वाला जमीन में जाके कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जमा कर देगी, तो गड्ढा वाला जमीन क्या हो गया, समतल प्लेन मैदान में बदल गया, हो कि नहीं होगा। इस तरह करके भू आकृतिक प्रक्रिया दो तरह का, एक जो धरती के बाहर होती है, धरती के बाहर कौन करवाता है भू आकृतिक प्रक्रिया, नदी, वायु, हिमनद, समुद्री लहरें, ये धरती के बाहर। लेकिन धरती के अंदर से भी तो कुछ होता है, धरती के अंदर से ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है कि नहीं। वो धरती के अंदर से जो आ रहा है, धरती के बाहर में परिवर्तन दिखता है उसके वजह से। तो एक धरती के बाहर से और एक धरती के अंदर से, दोनों के वजह से परिवर्तन कहां दिखेगा, धरती के बाहर आपको परिवर्तन दिखेगा। ये जो परिवर्तन दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, भू आकृतिक प्रक्रिया। तो देखो भू आकृतिक प्रक्रिया दो तरह की है। सबसे पहला है बहिर्जात प्रक्रिया और दूसरा है अंतर्जात प्रक्रिया। बहिर्जात प्रक्रिया किसको बोलेंगे, जो धरती के बाहर से होगा, यानी पृथ्वी के सतह पर होती है। कौन सी प्रक्रिया, बहिर्जात प्रक्रिया। सतह पर होती है तो करता कौन है ये प्रोसेस, नदी के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, हिमनद यानी बर्फ का नदी बोलते हैं इसको, हिमनद के द्वारा होती है, और समुद्री लहरों के द्वारा होती है। कौन सी प्रक्रिया, बहिर्जात प्रक्रिया। अच्छा, ये बहिर्जात प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, नदी बहते रहती है, कुछ ना कुछ काट छाट के कुछ ना कुछ जमा करते रहेगी, है कि नहीं। हवा बहते रहती है, कहीं ना कहीं काट छाट चलता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमा होता रहेगा। हिमनद खिसकते रहती है, वो भी काट छाट करेगी, वो भी कुछ ना कुछ जमा करेगी। और समुद्र का लहर तो हमेशा जमीन पर आते रहता, जाते रहता, आते रहता, जाते रहता है, उससे भी धरातल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये जो बहिर्जात प्रक्रिया के द्वारा भूस्वरूप बनते हैं वो कैसे हैं, गतिशील, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यह धरातल पर समतल स्थापना करने में काम करता है। अब जरा ध्यान से देखो, बहिर्जात प्रक्रिया दो तरह का काम करता है, एक काटने छाटने का और एक जमा करने का। हमारे धरातल पर क्या है, हमारे धरातल पर कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर गहरा खाई है कि नहीं। क्या ये समतल है, नहीं है। बहिर्जात प्रक्रिया क्या करती है, इस पर्वत को, नदी जब बहेगी तो पर्वत को क्या कर देगी, काट देगी। क्या कर देगी, पर्वत को काटेगी, और इस समुद्र में काटे गए पदार्थ को क्या करेगी, जमा करेगी। क्या करेगी, जमा। तो नदी ने क्या किया, पर्वत को काटा, काट के छोटा कर दिया, और उसी चीज को यहां पर क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो ये जो बाहर का कारक है, जैसे नदी, ये हवा भी तो कर सकता है। हवा तेज गति से बहा, पर्वत के कुछ हिस्सा को उड़ा दिया, उड़ा के ले जाके समुद्र में क्या कर दिया, मिला दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, ये हिमनद भी तो कर सकती है,
बर्फ ऊपर से नीचे खिसक रही है, उसने क्या किया, पर्वत के कुछ हिस्सा को घिस घिस के छोटा कर दिया, और उसी चीज को यहाँ पर जाके समुद्र में क्या कर दिया, मिला दिया, है ना। तो धरती के बाहर के जो कारक हैं जैसे नदी, हिमनद, वायु, वो क्या करते हैं, ऊंचे भाग को काटते हैं और नीचे भाग में क्या करते हैं, जमा करते हैं। काटना को क्या बोल देंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, निम्नीकरण। क्या कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, निम्नीकरण। तो जो बहिर्जात प्रक्रिया है वो दो तरह का काम होता है उसमें, एक होता है निम्नीकरण, यानी ऊंचा चीज क्या होता है, नीचे होता है, और एक क्या होता है, निक्षेपण, मतलब नीचा चीज क्या होता है, ऊंचा होता है। जब ऊंचा चीज नीचे होगा, नीचा चीज ऊंचा होगा तो क्या जाएगा, समतल। क्या जाएगा, तो बहिर्जात प्रक्रिया धरातल पर क्या लाती है, समतल। क्या लाती है, समतल। अब देखो अंतर्जात प्रक्रिया कहां पर होता है, पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया चल रहा है उसे क्या कहेंगे, अंतर्जात प्रक्रिया। अब पृथ्वी के अंदर अगर कोई प्रक्रिया होगा तो धरातल पर विषमता दिखेगा। मतलब आज जहां हिमालय है, बहुत समय पहले वहां पर हिमालय नहीं था, टेथिस सागर था, बट इंडियन प्लेट जो है वो किधर, जिधर हिमालय उधर का तरफ खिसकना शुरू किया, तो टेथिस सागर में जितने भी पत्थर उत्थर जमा हो गया था वो मुड़ के क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो ये जो प्लेटें एक दूसरे से खिसक रही है, ये कौन सी प्रक्रिया के तहत, अंतर्जात प्रक्रिया के तहत। प्लेटों का खिसकना अंतर्जात प्रक्रिया। कभी कभी जमीन में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत बन गया, तो धरातल पर विषमता दिखा कि नहीं दिखा, जहां प्लेन था वहां पर ऊंचा कोई पहाड़ बन गया, है ना। तो विषमता है कि नहीं है, विषमता मतलब, विषमता का मतलब क्या होता है, विषमता का मतलब अलग, धरातल पर कुछ अलग चीजें दिखे कि नहीं दिखी, तो ये किससे होता है, अंतर्जात प्रक्रिया से होता है। तो हमारे पृथ्वी पर विषमता लाने का काम कौन करता है, अंतर्जात प्रक्रिया। समतल करने का काम कौन करता है, बहिर्जात प्रक्रिया, है ना। चलिए, अब अंतर्जात प्रक्रिया दो तरह का होता है, एक प्रक्रिया वैसा जो धीरे धीरे होता है, धरती के अंदर के शक्ति से होगा बट धीरे धीरे होगा, और एक ऐसा जो अचानक हो जाएगा। सोचो, जो भारत के पास जो हिमालय पर्वत बना, भारत के पास जो हिमालय पर्वत बना, एक समय था जब भारत यहाँ पर है ही नहीं था, भारत अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, और भारत अफ्रीका से अलग होकर यूरेशिया की तरफ आगे बढ़ा। किधर आगे बढ़ा, यूरेशिया की तरफ। जैसे ही यूरेशिया से टकराया तो भारत का कुछ हिस्सा क्या हो गया, मुड़ के ऊपर उठ गया। तो जब मुड़ के ऊपर उठ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, पर्वत। अब जरा सोच के देखो, भारत अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था और वो यूरेशिया की तरफ आगे बढ़ा, तो क्या ये एक दिन में अफ्रीका से यूरेशिया में जाके टकरा गया, नहीं, ये बहुत लंबा समय लगा कि नहीं लगा। पर्वत का बनना लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय से पर्वत बनता है। तो ये जो लंबा समय लगा, ये अंतर्जात बल के कारण ही तो लंबा समय लगा। ये पर्वत कैसे बन रहे, धरती के अंदर के शक्ति की वजह से, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। इस तरह से अगर कुछ होगा तो इसको बोलेंगे पटल विरूपणी बल। क्या बोलेंगे, पटल का मतलब हमारा धरती, विरूपण का मतलब रूप बदल दिया, अब बल का मतलब शक्ति। ऐसा शक्ति जिसने हमारे धरती का रूप बदल दिया, तो कौन सा शक्ति, अंतर्जात बल। उसने क्या किया, धरती का रूप बदल दिया, धरती में क्या बन गया, पर्वत। और ये पर्वत बनने का समय कम है कि ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। धरती के अंदर से कुछ ऐसा शक्ति भी आता है जो कि अचानक आता है। ये तो प्लेटें खिसक रही है बहुत लंबा समय में, लेकिन कुछ अचानक भी तो आ रहा है, बिना बताया जाएगा, कभी हो जाएगा। जैसे भूकंप, धरती के अंदर का शक्ति है कि नहीं है, एक दिन में आगा कि 10 साल से आ रहा भूकंप, धीरे धीरे हम भूकंप पे हम आ रहे हैं, रुको, ऐसे बोलेगा नहीं। तो भूकंप ऐसा है जो कि अचानक आएगा, जो अचानक आता उसको बोलते हैं आकस्मिक। क्या बोलते हैं, सडन बोलते हैं ना, सडनली, अचानक। तो भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कैसे आता है, अचानक। ये सब कैसे आता है, अचानक। तो ये भी धरती के अंदर के शक्ति के वजह से आता है, बट अचानक आता है। धरती पर पर्वत बना, वो भी अंदर की शक्ति के वजह से। क्या वो अचानक बना, नहीं बना, वो लंबा समय के बाद बना, है कि नहीं। तो अंतर्जात जो प्रक्रिया है वो दो तरह का, एक पटल विरूपणी, जिससे हमारे जमीन पर परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे पर्वत वगैरह बनते हैं, वो अचानक नहीं होता है, उसके लिए लंबा टाइम लगता है।
और एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे आता है? अचानक। भूकंप कैसे आता है? अचानक। बात क्लियर है कि नहीं है? अब धरती के अंदर कौन सा शक्ति है, मतलब किसके वजह से ये आ रहा है? जैसे ज्वालामुखी आ रहा है, इतना गरम गरम मेग्मा निकल रहा है, आखिर ये मेग्मा गरम क्यों हो गया? अंदर में गरम पदार्थ क्यों है? तो अंदर में गरम पदार्थ मेनली दो कारणों से है। एक कारण है रेडियोधर्मी और एक कारण है ऊष्मा। रेडियोधर्मी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यूरेनियम है ना, रेडियम, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके नाभिक में, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। ये तो फिजिक्स हो गया ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है, तो उसके संख्या को समान करने के लिए वो पता है क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? ऊर्जा। जैसे यूरेनियम, थोरियम, उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है, उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है? ऊर्जा को मुक्त करता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि ऊर्जा मुक्त करता है, गर्मी छोड़ता है। वो कौन है? यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, इस तरह के पदार्थ है कि नहीं? इसको बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या बोलते हैं? हमारे धरती के अंदर इतना गर्मी कैसे आया? हमारे धरती के अंदर कैसे पदार्थ हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ, जो ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। ऊर्जा को मुक्त कर रहे तो अंदर में कौन सी हो गया? गर्मी। और एक और कारण है जिसके वजह से हमारे धरती के अंदर गर्मी है, और वो है प्रारंभिक ऊष्मा। जब हमारा धरती सूरज से निकला था, उसका गर्मी अभी भी धरती के अंदर क्या है? मौजूद है। उसका गर्मी अभी भी धरती के अंदर मौजूद है। तो अंतर्जात प्रक्रिया जो होती है, धरती के अंदर से जो ज्वालामुखी भूकंप आता है या फिर जो प्लेटें एक दूसरे से मूव कर रही है, उसके लिए ऊष्मा कहां से आया? दो प्रक्रिया, रेडियोधर्मी और ऊष्मा। रेडियोधर्मी का मतलब क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है, उसकी संख्या को वो समान करने के लिए क्या करता है? ऊर्जा को मुक्त करता है। और ऊष्मा कहां से आया? और क्या कारण हो सकता है? प्रारंभिक ऊष्मा। जब हमारी धरती सूरज से निकली, उस समय उसमें पहले से गर्मी क्या था? मौजूद था। वही गर्मी अभी भी धरती के अंदर है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रारंभिक ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? प्रारंभिक ऊष्मा। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी एवं निर्मित स्थलाकृतियां। सबसे पहले देखो ज्वालामुखी होता क्या है। क्या होता है ज्वालामुखी? तो धरातल के अंदर से जब मेग्मा ऊपर की ओर उठती है, तब वो धरातल में इतना ज्यादा प्रेशर देती है कि धरातल या जमीन जो है वो क्या हो जाता है? उस प्रेशर से फट जाता है, और उस वाले जगह से क्या निकलना शुरू कर देगा? मेग्मा। अब मेग्मा निकल निकल के जमा हो जाएगा। जब जमा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी आ गया। क्या आ गया? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कैसे आता है? जैसे ये हमारा पृथ्वी है, अब यहाँ पर क्या है? मेग्मा। क्या है? ये मेग्मा किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। जब मेग्मा ऊपर की तरफ आया तो धरातल में क्या दिया? धक्का दिया। धक्का दिया तो यहाँ पर धरातल क्या हो गया? फट गया। अब ये मेग्मा क्या होगा? बाहर ऐसे करके जमा हो जाएगा। ये मेग्मा ऐसे बाहर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ये जो मेग्मा जमा हो गया, इसे क्या बन गया? ज्वालामुखी पर्वत। इस ज्वालामुखी पर्वत में बीच में देखो क्या है? नलिका। क्या है? नलिका। तो ज्वालामुखी पर्वत के बीच में नलिकाएं होती है। क्या होती है? नलिका। क्या होती है? नलिका। बाद में सबका नाम आपको बताएंगे। हाँ, सबका नाम बताएंगे, किसका क्या क्या नाम है, नहीं है। ठीक है। फिलहाल देखो ज्वालामुखी कैसे आता है। धरातल के अंदर से जब मेग्मा ऊपर की तरफ उठती है, तब धरातल में क्या देती है? धक्का देती है, जिसकी वजह से अगर जमीन कमजोर है तब वो फट जाएगा और वहां से मेग्मा का निकलना शुरू हो जाएगा, और मेग्मा निकल के जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो कौन सी बन जाएगा? पर्वत। क्या बन जाएगा? पर्वत। ये हमारा है ज्वालामुखी। तो क्या है? ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर वह छिद्र या दरार है जिससे होकर भूपृष्ठ के नीचे की पिघली चट्टान धरातल के सतह पर आ जाती है। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया क्या कहते हैं? ये तो ज्वालामुखी है ना जो बना है, लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ये जो बना है वो ज्वालामुखी है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी क्रिया। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। प्रोसेस में क्या होता है जरा बताओ? भूगर्भ का जो लावा रहता है, अंदर में मेग्मा कहेंगे, जो भूगर्भ का मेग्मा रहता है, अंदर में धुआं भी होगा, है ना, अंदर में राख भी होगा, अंदर में गर्म गैस होगा,
कुछ ठोस पदार्थ होगा, सब जो है भयंकर आवाज के साथ विस्फोट करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा। ये जो निकल रहा है इसको बोलेंगे प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। और उससे जो बना वो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। क्या बना? तो होता क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, और उससे क्या बनते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया में क्या होते हैं? जमीन के अंदर का मैग्मा, जमीन के अंदर का गैस, जमीन के अंदर का राख, है ना, जलवाष्प, ये सब भयानक विस्फोट के साथ जमीन के बाहर आ जाता है। ये जो आ रहा है, इस आने का क्रिया को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी क्रिया। और इससे जो बना वो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी होने का अलग अलग कारण है ना। जैसे जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो वहां ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। जैसे आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि दो प्लेटों के टकराने से भी ज्वालामुखी पर्वत बनता है। जब दो प्लेटें जमीन वाला हो, उसके टकराने से ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनता। हमेशा याद रखना, एक प्लेट सागर का हो और एक प्लेट जमीन वाला हो, दोनों प्लेट टकराएगा तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। जैसे रोकी पर्वत, एंडीज पर्वत, है ना, इन सब के किनारे किनारे कौन सी है? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। तो जहां दो प्लेटें आपस में टकराती है, एक प्लेट सागर का होता है और एक प्लेट जमीन का होता है, वहां पर ज्वालामुखी पर्वत बनता है। कैसे? जरा देखो, मेरा हाथ से समझना। यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक ये मानो सागर की प्लेट है और ये क्या है? जमीन का प्लेट। सागर का प्लेट भारी होता है। क्या होता है? क्योंकि सागर के प्लेट में बेसाल्ट चट्टान होता है। जमीन का प्लेट हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। क्योंकि जमीन का प्लेट में कौन सा चट्टान होता है? ग्रेनाइट। कौन सा चट्टान? जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आ गए, ये सागर और ये जमीन दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, भारी कौन है? सागर वाला। ये भारी प्लेट जमीन के नीचे चल जाएगा ऐसे करके। जब ये भारी प्लेट नीचे जाएगा तो नीचे जाने से ये जो पदार्थ है, ये जो नीचे जा रहा है, ये क्या बन जाएगा? मैग्मा। क्या बन जाएगा? अब मैग्मा बन जाएगा तो यहीं से कौन सी हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। तो जहां पर दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, एक सागर की होती है और एक जमीन वाला होता है, सागर वाला प्लेट किधर जाएगा? नीचे। और जब नीचे चल जाएगा तो ये नीचे जाके किसमें बदल जाएगा? मैग्मा में। और मैग्मा यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। आए समझ में? हाँ, है कि नहीं? तो सागर और धरातल का प्लेट जहां एक दूसरे के पास आती है, वहां पर होता है ज्वालामुखी पर्वत। वहां पर क्या बनता है? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत बनता है, इसके बारे में किसने किसने बताया कि कैसे कैसे बनता है? इसके बारे में बताया रिटरमैन ने 1962 में, ये आपको याद रखना है। ग्रीन व शॉर्ट ने 1971 में, वुलार्ड ने 1972 में और ब्लूम ने 1978 में। इन्होंने ज्वालामुखी बनने का प्रक्रिया के बारे में बताया कि कैसे बनता है। तो कैसे बनता है यहाँ पर हम 4 पॉइंट में लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट कि भूगर्भ में अत्यधिक गर्मी है। ये तो आपको ही पता है, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? गर्मी है। इस गर्मी की वजह से क्या हुआ? इस गर्मी के वजह से अत्यधिक ताप से मैग्मा की उत्पत्ति हुई। जमीन के अंदर इतना गर्मी है कि यहाँ का लोहा, यहाँ का चट्टान, पत्थर उत्थर सब कुछ हो गया, पिघल गया। अब पिघल गया तो यहाँ क्या बन गया? मैग्मा। पिघल गया तो क्या बन गया? मैग्मा। हाँ, ड्रॉर में होगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी, है ना। तो गर्मी से क्या बन गया? मैग्मा। धरातल के अंदर क्या है? गर्मी है। गर्मी के वजह से यहाँ की जो चट्टान है वो पिघल के किस में बदल गई? मैग्मा में। तो पहला का अंदर में गर्मी है, दूसरा क्या? गर्मी के वजह से चट्टाने पिघल के किस में बदल गई? मैग्मा। और तीसरा, यहाँ पर गैस है कि नहीं? अंदर में गैस है। अब पता कभी कभी क्या होता है, जो धरती के ऊपर में बादल उदल है, इससे जब बारिश होता है तो बारिश का पानी अंदर चल जाता है। किधर चल जाता है? जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर अगर बारिश का पानी चल जाएगा तो बन जाएगा जलवाष्प। कुछ बन जाएगा जलवाष्प। हल्का होता है कि भारी? हल्का। तो जमीन के अंदर दरार से पानी ढुक गया और ढुक के बन गया भाप में। और जब भाप में बदल गया तो भाप कुछ होता है? हल्का। अब हल्का भाप किधर आएगा? ऊपर का तरफ। किधर आएगा? और जैसे ही भाप ऊपर का तरफ आया, जमीन में भाप कौन सी करेगा? धक्का मारेगा। कौन सी करेगा? उस भाप के साथ साथ मैग्मा भी किधर आ जाता है? ऊपर। मैग्मा भी किधर आ जाता है? ऊपर। तो जमीन के अंदर क्या है? गर्म गैस है और जलवाष्प है, बनती है। जलवाष्प कैसे बनता है? जब पानी जमीन के नीचे चल जाता है तो किसमें बदल जाता है? भाप में। किसमें? और वो भाप जमीन के नीचे से किधर आता है? ऊपर। उसी भाप के सहारे कौन आ जाता है ऊपर? मैग्मा। अब मैग्मा आके जैसे भाप नीचे से धक्का मार, कभी देखना डेक्ची में भात बना रहे हो और ऊपर में ढक्कन लगा दिए,
है ना, वो भाप ढक्कन में धक्का मारता है, ढक्कन डग 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 करता है, होता है कि नहीं होता है? वैसे ही जमीन में जब पानी ढुक जाता है तो नीचे से जब आता है तो कुछ ही करता है, ऊपर में धक्का मारता है, और जब धक्का मारता है तो उसी के सहारे मेग्मा रास्ता खोज के एकदम भाप के सहारे सहारे जमीन के ऊपर आ जाती है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं गैस और भाप क्या कर रहा है? मेग्मा को ऊपर लाने में मदद कर रहा है। और चौथा क्या है? गैस के साथ ये मेग्मा किधर आ जाएगा? ऊपर। जब ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो भूपर्पट्टी है वो पहले टूट जाएगा, उसके बाद उसी के सहारे ऊपर आ जाएगा और वहां पर क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत बनने के लिए सबसे पहले क्या? अंदर में गर्मी, दूसरा उस गर्मी के वजह से लोहा चट्टान सब पिघल गया, और तीसरा अंदर में गैस बना, और वो गैस जमीन के ऊपर आना चाहता है, धरातल में धक्का दिया, उसी गैस के सहारे अंदर का मेग्मा किधर आ गया? ऊपर। किधर आ गया? इससे क्या बन गया? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये मेग्मा चेंबर है। मेग्मा चेंबर मतलब जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के अगर आप अंदर जाओगे 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको पिघला हुआ चट्टान, आपको पिघला हुआ पत्थर देखने को मिलेगा। वही पिघला हुआ चट्टान और पत्थर क्या कहलाता है? मेग्मा, है ना। तो पृथ्वी के अंदर क्या है जी? मेग्मा चेंबर है। और इस मेग्मा चेंबर से मेग्मा किधर आती है? इस मेग्मा चेंबर से मेग्मा ऊपर का तरफ आता है। तो ये जो मेग्मा ऊपर की तरफ आ रही है, ये जो मेग्मा ऊपर की तरफ आ रही है, यही धरातल को फाड़ते हुए ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा तो जमीन में इस तरह करके जमा हो जाएगा। शंकु के आकार का जमीन में मेग्मा जमा हो जाएगा। अगर शंकु के आकार का मेग्मा जमीन में जमा हो गया तो उससे क्या बनता है? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। और इस ज्वालामुखी पर्वत में ना, ये जो बीच का बड़ा जैसा नली जैसा दिख रहा है ना, इस बड़े जैसे नली को क्या बोलते पता है? मेन वेंट बोलते हैं, मेन वेंट। अब बीच वाला बड़ा नली से छोटा पतला जैसा नली निकल गया साइड साइड से, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सेकेंडरी वेंट। तो एक मेन वेंट, ज्वालामुखी में जो बीच वाला बड़ा जैसा नली रहता है जिससे मेग्मा ऊपर की तरफ उठता है, उसे क्या कहते हैं? मेन वेंट। और उसके साइड से जो नली जैसा पतला ऐसा निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेंट। अब ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? मुंह। तो ये जो मुंह है ना, इस मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। और इस ज्वालामुखी से निकलता क्या है? इस ज्वालामुखी से निकलता है गैस, राख, धुआं, बड़ा बड़ा पत्थर, छोटा छोटा पत्थर। और गैस भी ऐसा वैसा नहीं, जहरीला गैस। और वायुमंडल में चल जाएगा तो पूरा जहर फैला देगा एकदम, है कि नहीं? बादल जैसा लगेगा ऊपर में, धुआं टाइप का एकदम करिया करिया जैसा। तो ये ज्वालामुखी से निकलता है। अब ये जो मेन वेंट है ना, मेन वेंट है, कभी कभी ज्वालामुखी का जो मुंह होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना विस्फोट हो गया कि मुंह थुरा गया। और जब मुंह इसका थुरा जाएगा तो ज्वालामुखी ऐसन हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका मुंह इतना ज्यादा विस्फोट हुआ कि इस मुंह वाला एरिया क्या हो गया? थुरा गया। जब थुरा गया तो मुंह वाला एरिया इतना चौड़ा हो जाएगा, और जब ज्वालामुखी का मुंह एकदम चौड़ा हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं काल्डेरा। इसे क्या कहते हैं? काल्डेरा। तो ये काल्डेरा क्या है? ज्वालामुखी का मुंह जब चौड़ा हो जाता है तो क्या कहलाता है? काल्डेरा। ये आपको याद रखना है।